हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू टारगेट आईएएस। तो अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि लास्ट वीडियो में जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था, ठीक है, उस दौरान बीच में ही क्या हुआ, वीडियो इंटरप्ट हो गया था, है। तो जो वीडियो खत्म हुआ इस बात पे खत्म हुआ था कि डेल्टा इक्वल टू व्हाट, एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल इंटू एम सी डेल्टा टी अपन कर रहे थे, है ना। हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाल रहे थे, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फिश, जिससे कि उसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए, 27 से -23 डिग्री ना। और मैंने वीडियो एंड किया था वहाँ पे कि जहाँ पर इसका अपन ने इसका आंसर नहीं निकाला था ना। एक्चुअली में हुआ क्या माय डियर, मैं तो एक्सप्लेन करने लग गया था, बट मैंने बाद में जब वीडियो को देखा तो मैंने देखा वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गया, राइट, ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि उसका वो इंटरनल स्टोरेज भी लिमिटेड होता है ना, तो इसलिए वो लिमिट हो गई, मतलब रुक गया बीच में। तो आई होप आपने बट इनफैक्ट आंसर तो निकाल लिया होगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है माय डियर, सॉल्व करके आ रहा है 1026,000 किलो जूल्स, है ना, ये आना चाहिए आंसर। गॉट द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। चलिए अब माय डियर, बट मुझे क्या निकालना था, पावर इनपुट, है ना, पावर सॉरी पावर इनपुट निकालना था मुझे ना। पावर इनपुट के लिए क्या करना है मेरे को, इसको भी किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अब किलोवाट के लिए ये हीट कितने देर में अपन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इन 10 आवर्स, है ना। सो इन 10 आवर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। तो एनर्जी इन किलो जूल्स अपॉन टाइम कितना है, 10 घंटे, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो किलो जूल पर सेकेंड हो गया ना। तो ये आना चाहिए आप लोगों का 28.5 किलो वॉट। सो दिस शुड कम आउट टू बी अराउंड 28.5 किलो वॉट। नाउ माय डियर, हम लोग जो है एक्चुअल सीओपी क्या दे रखी थी, एक्चुअल सीओपी आई थिंक दे रखी थी आपको कितनी, हाँ, हाफ ऑफ द आइडियल सीओपी, राइट। क्वेश्चन में दे रखा था एक्चुअल सीओपी जो है वो हाफ ऑफ द आइडियल सीओपी है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। तो उसके लिए मुझे आइडियल मतलब कार्नोट सीओपी निकालनी थी, रिवर्स कार्नोट सीओपी, है ना। तो रिवर्स कार्नोट के लिए ये डायग्राम देखो, तो इसको हम एक मान सकते हैं रिवर्स कार्नोट इंजन है विच इज वर्किंग बिटवीन व्हाट, 27 डिग्री सेल्सियस एंड -23 डिग्री सेल्सियस, है ना, ऐसे मान सकते हैं ना। गॉट द पॉइंट, ठीक है। क्योंकि जब माय डियर हम लोग फिश सी में से निकाल रहे हैं तो वो है उस पॉइंट पे रूम टेम्परेचर पे, दैट इज एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बट हमें क्या करना है, फिर उस फिश को ट्रांसपोर्ट करना है टू सम लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। तो उस दौरान क्या होता है कि हमें करना पड़ता है उसको फ्रीज एट सब जीरो टेम्परेचर, है ना। तो हमें 27 डिग्री से जब फिश हमने निकाली उस पर थी, तब हम उसको कहाँ तक ले गए, -23, है ना। तो वी कैन अज्यूम सोर्स टू बी 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब सॉरी सिंक जो कि सराउंडिंग है ना, क्योंकि फिश उसके साथ में इनिशियली इक्विलिब्रियम में था। जब फिश पानी में था तो पानी के साथ इक्विलिब्रियम में तो होगा ना फिश, और जब हमने फिश को निकाला उस दौरान वो इनिशियली इस पे था, फिर हमने जब फ्रीज किया तो -23 तक पहुंच गई फिश, है ना। तो इस तरीके से हम रिवर्स कार्नोट इंजन मान सकते हैं, राइट। अब इसकी सीओपी कैसे निकालेंगे, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। तो टी लोअर मतलब -23 डिग्री, मतलब 250 केल्विन, और हायर क्या है 27 डिग्री या फिर 300 केल्विन। सो लोअर टेम्परेचर 250 डिवाइड बाय 300 माइनस 250, तो आंसर आएगा 5। तो आइडियल सीओपी आ रही है 5, बट हमें तो काम करना है एक्चुअल सीओपी पे। तो एक्चुअल सीओपी क्या दे रखी है, इसकी हाफ, जो एक्चुअल सीओपी है वो इसकी हाफ दे रखी, दैट इज 2.5। सो 2.5 विल बी इक्वल टू व्हाट, डिजायर्ड इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, है ना, दैट इज 28.5 किलोवाट अपॉन पावर इनपुट टू बी रिक्वायर्ड। सो पावर इनपुट क्या आता है यहाँ से, आंसर माय डियर 11.4 आना चाहिए, यहाँ से आपका आना चाहिए 11.4 किलोवाट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो दिस वाज द क्वेश्चन, ओके। आई होप यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, गेटिंग क्लियर और नॉट, ओके। चलिए वेरी गुड, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ वील कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑल्सो विच कॉल्ड एज VCRS, दैट इज द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, सो बी प्रिपेयर्ड, है ना। इससे ऑब्जेक्टिव क्या कन्वेंशनल हर साल आता है माय डियर, लगभग हर साल इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टर्म्ड एज VCRS और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि जिसका बहुत सारा यूज है माय डियर, काफी जगह यूज होता है। आपके घर में डोमेस्टिक एसी है, फ्रिज है, राइट, तो उन सब में क्या यूज हो रहा है, VCRS, सब में VCRS यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब समझते हैं क्या है ये, राइट। और फिर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कार्नट, है ना, ये भी देख लेंगे कार्नट से कैसे डिफरेंट है ना। चलिए तो समझते हैं VCRS, दैट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, राइट। Why it is called vapor compression refrigeration? Because we are compressing
दी रेफ्रिजरेंट वेपर्स। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा सेटअप क्या होता है VCRS का। ठीक है, और ये सेटअप माय डियर बिलीव मी, ये आपके जब आप एसी को खोलेंगे ना, अपने डोमेस्टिक एसी को जब आप खोलेंगे तो आपको करीब करीब यही सेटअप दिखाई देगा। एडिशनल कंपोनेंट्स हो सकते हैं थोड़े से, लेकिन जो बेसिक सेटअप होता है वो यही होता है। इवन आपके पास में जो इससे पहले यूज होते थे आजकल विंडो एसी है ना, तो विंडो एसी को जब आप ओपन करेंगे ना तब भी आपको यही सेटअप सेम दिखेगा, बिलीव मी। ठीक है ना, इट्स नॉट दैट कि ये अपन थ्योरेटिकल चीज पढ़ रहे हैं। अब माय डियर हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं कि VCRS कैसे वर्क करता है। देखिए माय डियर, जो मैं अगर बात करूं बेसिक VCRS साइकिल की, बेसिक, ठीक है, जो मेरा बेसिक VCRS साइकिल है उसमें माय डियर मेरे 4 कंपोनेंट्स आते हैं। 4 कंपोनेंट होते हैं, विच इज व्हाट, इवेपोरेटर, देन कंप्रेसर, देन कंडेंसर एंड देन फाइनली व्हाट, थ्रॉटलिंग डिवाइस। थ्रॉटलिंग डिवाइस या फिर इसको मैं बोलता हूं एक्सपेंशन डिवाइस। थ्रॉटलिंग डिवाइस बोल दीजिए, एक्सपेंशन डिवाइस बोल दीजिए, या फिर इस केस में हम इसको कैपिलरी ट्यूब भी बोल देते हैं ना। वो क्यों बोलते हैं वो सब आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 डिवाइसेस होती हैं माय डियर, इन चारों का अपना एक फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। इनमें से माय डियर 2 जो चीजें हैं, दैट इज इवेपोरेटर एंड कंडेंसर, दे आर नथिंग बट माय डियर हीट एक्सचेंजर। दे आर नथिंग बट व्हाट, हीट एक्सचेंजर। बिल्कुल माय डियर, ये हीट एक्सचेंजर ही है। और माय डियर मैंने आपको पहले भी बताया कि हीट एक्सचेंजर हमेशा किस पे काम करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एक्सचेंजर जो होते हैं हमेशा किस पे काम करते हैं, वेदर इट बी बॉयलर ले लीजिए, चाहे आप कंडेंसर ले लीजिए, चाहे आप इवेपोरेटर ले लीजिए, है ना। तो ये सारे जो हीट एक्सचेंजर हैं, इवन जो अपने कन्वेंशनल हीट एक्सचेंजर होते हैं जो आपने HMT में पढ़े हैं, वो भी किस पे काम करते हैं माय डियर, कांस्टेंट प्रेशर पे ही काम करते हैं। दे आर मेंटेन्ड एट व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आया। चलिए अब एक एक करके हम लोग पहले इन डिवाइसेस को समझते हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले चलिए इवेपोरेटर की बात करते हैं। और देखो साइकिल यहाँ पे ऐसे चलती है, इवेपोरेटर से कंप्रेसर में जाते हैं, कंप्रेसर से फिर कंडेंसर एंड देन व्हाट, थ्रॉटलिंग डिवाइस। तो इट गोज लाइक दिस, है ना। एंड इस तरह से नंबरिंग की हुई है। 1 क्या है, एग्जिट ऑफ द इवेपोरेटर एंड इट इज ऑल्सो एंट्री टू द कंप्रेसर, है ना। 2 क्या है, एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर एंड एंट्री टू द कंडेंसर। 3 क्या है, एग्जिट टू द कंडेंसर एंड एंट्री टू द थ्रॉटलिंग डिवाइस या फिर एक्सपेंशन डिवाइस। एंड 4 क्या है, एग्जिट ऑफ द थ्रॉटलिंग डिवाइस एंड इट इज व्हाट, ऑल्सो एंट्री टू द इवेपोरेटर। समझ में आया। तो ये नंबर ध्यान रखिएगा, क्योंकि माय डियर इसी नंबर के बिहाफ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, TS डायग्राम। अपना जो डायग्राम होता है वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो भी VCRS में अपना TS डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो हम एक एक कंपोनेंट समझते हैं। चलिए पहले इवेपोरेटर की बात कर लेता हूं। तो इवेपोरेटर क्या है, हीट एक्सचेंजर, राइट। तो इट इज अ हीट एक्सचेंजर बेसिकली, जिसका काम क्या है माय डियर, इसका काम है टू एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द व्हाट, स्टोरेज स्पेस, जिससे कि वो स्टोरेज स्पेस को क्या करेगा, ठंडा। ठीक है, जैसे हमारा डोमेस्टिक एसी होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, तो उसके अंदर एक स्टोरेज, एक स्पेस होता है, जैसे हमारा रूम होता है वो भी तो एक स्पेस है, तो उसको हमें ठंडा करना है। तो इवेपोरेटर क्या करते हैं माय डियर, इवेपोरेटर जो है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, खींचता है, हीट एक्सट्रैक्ट्स द हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस एट व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। बट माय डियर ये क्या अपने आप कर सकता है, नहीं, ये करता है विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेंट। देयर इज अ मीडियम कॉल्ड एज रेफ्रिजरेंट, जिसकी मदद से ये काम करता है। ठीक है ना, अपने आप थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इवेपोरेटर क्या होता है, अगेन इट एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस एट व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर। इट इज आल्सो अ हीट एक्सचेंजर, राइट। इवेपोरेटर के बाद माय डियर अब आते हैं हम लोग कंप्रेसर पे। कंप्रेसर, राइट। मैंने आपको माय डियर कंप्रेसर और पंप दोनों में फर्क समझाया था लास्ट में, याद है। देखिए होता क्या है, जैसे हमारा पूरे साइकिल में क्या फ्लो कर रहा है, वर्किंग फ्लूइड क्या है, रेफ्रिजरेंट। और रेफ्रिजरेंट भी कैसा है, देखिए इसका फेस चेंज होता है। ठीक है, तो जब वो रेफ्रिजरेंट माय डियर इवेपोरेटर के थ्रू गुजरता है, तो इवेपोरेटर क्या करता है, इवेपोरेटर हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है ना स्टोरेज स्पेस से। बट ये हीट जा कहां रही है, ये कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रेफ्रिजरेंट, है ना। रेफ्रिजरेंट को हीट जा रही है। अब जब माय डियर रेफ्रिजरेंट को हीट जाएगी तो उसका फेस चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा माय डियर। तो इसीलिए जब इवेपोरेटर के एंट्री पे जब रेफ्रिजरेंट था तो वो लिक्विड था, और जब इवेपोरेटर के एग्जिट पे जाएगा तो रेफ्रिजरेंट बन चुका है क्या, वेपर, क्योंकि उसने हीट को किया एब्जॉर्ब। ठीक है, बात समझे। तो वो लेटेंट हीट जो भी एब्जॉर्ब करेगा वो रेफ्रिजरेंट उसकी वजह से क्या करेगा, वेपोराइज हो जाएगा। तो वन स्टेट क्या है, अपनी वेपर स्टेट है रेफ्रिजरेंट की। समझे, बात समझ आई, ओके। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि एवेपोरेटर ने क्या किया, उस हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब।
एब्जॉर्ब किया तभी तो अपना स्टोरेज स्पेस हुआ ठंडा, लेकिन वो जो हीट एब्जॉर्ब हुई स्टोरेज स्पेस से, वो हीट कहाँ गई, किसने एब्जॉर्ब की, बेसिकली रेफ्रिजरेंट ने। रेफ्रिजरेंट ने हीट एब्जॉर्ब की, क्योंकि रेफ्रिजरेंट इज द वर्किंग फ्लूइड। अब रेफ्रिजरेंट ने जब हीट एब्जॉर्ब की तो उसका फेस होगा चेंज, उसका फेस चेंज होगा फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, तो यहां होगा वेपर फेस। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। इनफैक्ट यहाँ पे वेपर भी नहीं होगा, यहाँ पर मिक्सचर होगा बेसिकली, है ना। यहाँ पर थोड़ा बहुत वेपर होगा बट मेजर पोर्शन लिक्विड का होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, मिक्सचर होता है, लिक्विड वेपर का मिक्सचर होता है, बट मेजर पार्ट क्या है, लिक्विड। ठीक है, थोड़ा बहुत पार्ट होता है वेपर। वो कैसे होता है वो देखेंगे अपन, है ना। चलिए इसके बाद हम जाते हैं कंप्रेसर पे। अब कंप्रेसर क्या होता है माय डियर, इट इज अ डिवाइस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रोटर टू द वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, इट इज अ डिवाइस इन विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रोटर टू द वर्किंग फ्लूइड विच इज व्हाट, रेफ्रिजरेंट। तो माय डियर जब रोटर घूम रहा है, और रोटर जब घूमता है तो उसको घूमने के लिए चाहिए पावर, तो देयरफॉर कंप्रेसर क्या करता है, पावर कंज्यूम करता है, राइट। ठीक है, तो रोटर को घुमाने के लिए क्या चाहिए हमें, मोटर। ठीक है, तो मोटर कंज्यूम करेगी ना इलेक्ट्रिक पावर, राइट। सो देयरफॉर रोटर जो क्या करेगा, इट विल गिव वर्क टू व्हाट, वर्किंग फ्लूइड। और वो वर्किंग फ्लूइड को जब वर्क देगा तो वर्किंग फ्लूइड का क्या हो रहा होगा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा एज वेल एज व्हाट, टेम्परेचर। सो इट इज यूज्ड टू इंक्रीज बोथ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर ऑफ द गैसेस, राइट। क्योंकि माय डियर कंप्रेसर क्या हैंडल करता है, सिर्फ और सिर्फ गैसियस फेज। यस, कंप्रेसर लिक्विड फेज कभी हैंडल नहीं करता। ठीक है, कंप्रेसर में इवन हम चाहते भी नहीं कि लिक्विड जाए, क्योंकि अगर कंप्रेसर में गलती से भी लिक्विड चला गया तो कंप्रेसर में जो फैन की ब्लेड्स होती है ना, खराब, रोटर की ब्लेड्स खराब हो जाएंगी। इट विल कोरोड, राइट, इट विल, सॉरी कोरोड नहीं, इट विल इरोड। बात समझ गए। तो इसीलिए हमें सिर्फ इसके अंदर गैस फेज ही करना है। गॉट दी पॉइंट। तो कंप्रेसर का काम क्या है, बेसिकली प्रेशर को बढ़ाना ऑफ द वर्किंग फ्लूइड फ्रॉम लोअर प्रेशर टू द हायर प्रेशर। तो आप बोल सकते हैं कि इवेपोरेटर वर्क्स एट लो प्रेशर, राइट, इट वर्क्स एट लोअर प्रेशर, एंड देयरफॉर द कंडेंसर, क्योंकि कंडेंसर किसके बाद है, कंप्रेसर के बाद। तो कंप्रेसर ने क्या करा, प्रेशर को बढ़ाया, तो कंडेंसर इज वर्किंग एट हाई प्रेशर माय डियर। और माय डियर कंप्रेसर की वजह से जरूरत क्यों पड़ी, प्रेशर बढ़ाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, मतलब देखो कंप्रेसर ने तो क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है बात, कंप्रेसर ने प्रेशर भी बढ़ा दिया, वो तो टेम्परेचर साथ में बढ़ गया, क्योंकि कैसा वर्किंग फ्लूइड, मतलब कैसा फेज है, गैसियस फेज है, वेपर फेज है, तो वेपर फेज का कंप्रेसिबल। तो प्रेशर बढ़ाने का मकसद क्या है माय डियर, बहुत ध्यान से सुनना। प्रेशर बढ़ाने का मकसद होता है माय डियर, जिससे कि जो हीट है ना सॉरी, जो हीट है वो रिजेक्ट हो सके टू द सराउंडिंग फ्रॉम कंडेंसर। ये भी मकसद होता है कंप्रेसर लगाने का। बात को सुनो, कंप्रेसर लगाने का मकसद ये भी होता है कि कंप्रेसर ने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया फ्रॉम इवेपोरेटर प्रेशर विच इज लोअर टू हायर प्रेशर विच इज कंडेंसर प्रेशर। अब अगर आप प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे तो माय डियर आपकी हीट जो है ना सराउंडिंग को रिजेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और अगर हीट सराउंडिंग को रिजेक्ट नहीं हुई तो माय डियर क्या होगा कि इवेपोरेटर जो है ना, इवेपोरेटर भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। देखो सुनो माय डियर, ध्यान से सुनो, अगर कंडेंसर ने हीट को रिजेक्ट नहीं किया ना तो इवेपोरेटर भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता स्टोरेज स्पेस से। तो अगर कंडेंसर हीट रिजेक्ट नहीं कर पाए ना तो कूलिंग नहीं होती ढंग से। समझ में आई बात। इसीलिए माय डियर कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, जैसे अगर आपके साथ कभी गड़बड़ हुई हो आपके एसी में, कि कभी कभी क्या होता है, जो स्प्लिट एसी की बात कर ले खास करके, तो जो बाहर जो लगा होता है ना, बाहर जो सिस्टम लगा होता है वो क्या होता है, कंडेंसर ही होता है। कंडेंस जो डिब्बा देखते हो ना बाहर, जिसके बाहर फैन चल रहा होता है, फैन का काम कुछ नहीं होता है, वो हीट को फेंकता है बाहर सराउंडिंग में। लेकिन कभी कभी क्या होता है माय डियर कि फैन की जो स्पीड होती है ना वो कम हो जाती है, और आप सोचते हो यार कूलिंग नहीं हो रही ढंग से। तो फिर जब आप बुलाते हो मैकेनिक को, जब मतलब एसी ठीक करने वाले को बुलाते हो, तो वो बोलता है सर कि फैन का स्पीड कम है। अगर माय डियर फैन का स्पीड कम है ना तो फिर क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन नहीं हो पा रही प्रॉपर। अगर हीट रिजेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रही तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इवेपोरेटर भी जो है हीट को सक नहीं कर पा रहा। बात समझ आ रही है। इसीलिए माय डियर क्या होता है कभी कभी, इसीलिए वो क्या करता है, फिर अगर फैन की स्पीड नहीं हो रही होती तो हो सकता है कि क्या हो रहा है, मोटर में गड़बड़ी होगी, जो फैन को घुमा रहा है ना मोटर, उसमें गड़बड़ी हो सकती है, या बियरिंग में गड़बड़ी, तो वो उसको बियरिंग को चेंज करता है, मोटर चेंज करता है। ठीक है ना, ऑब्जर्व किया होगा, मैंने तो ऑब्जर्व किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कंडेंसर से हीट रिजेक्ट होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के इवेपोरेटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा माय डियर, और तभी क्या प्रोड्यूस होगा, कूलिंग इफेक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, कंप्रेसर का। अब समझ आया, तो कंप्रेसर का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आपसे इंटरव्यू पूछा तो ऐसे ही बताना, यही बताना है आपको।
राइट। तो कंप्रेसर के बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंडेंसर पे। कंडेंसर आपको बता दिया, कंडेंसर अगेन क्या है, हीट एक्सचेंजर है वर्किंग एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसका काम क्या है, हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग। बात समझे। फाइनली कंडेंसर से हम लोग आ जाते हैं थ्रॉटलिंग डिवाइस पे। माय डियर, थ्रॉटलिंग जो डिवाइस होती है, इट इज बेसिकली द डिवाइस विच अकर्स थ्रू रेस्ट्रिक्टेड पैसेज। ठीक है, थ्रॉटलिंग का मतलब मैंने आपको वैसे थर्मोड में भी समझाया था ना। थ्रॉटलिंग का मतलब क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच अकर्स फ्लो थ्रू अ रेस्ट्रिक्टेड पैसेज और पार्शियली ओपन वाल्व। और यहां पर माय डियर कैसा प्रोसेस हो रहा होता है, याद है, थ्रॉटलिंग कांस्टेंट एंथैल्पी, यस। सो इट इज अकरिंग एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ध्यान से, इट इज अकरिंग एट कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। अब माय डियर कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक होता है, बिल्कुल बिल्कुल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, लेकिन रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल माय डियर, याद आ गया। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, इरिवर्सिबल। 3 से 4 जो माय डियर प्रोसेस हो रहा है, मतलब कैसा हो रहा है, इरिवर्सिबल। और थ्रॉटलिंग के थ्रू क्या होता है, एक्सपेंशन। थ्रॉटलिंग के थ्रू होता है एक्सपेंशन। और माय डियर एक्सपेंशन हो रहा है इसीलिए, देखो कंडेंसर के बाहर जब रेफ्रिजरेंट आया तो हीट रिजेक्ट हुई, हीट रिजेक्ट हुई तो मतलब कंडेंसर के अंदर जब वेपर था तो कंडेंसर से बाहर निकलेगा किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ना, लिक्विड फॉर्म में तो बाहर निकलेगा रेफ्रिजरेंट। और माय डियर इसीलिए क्या होता है, क्योंकि थ्रॉटलिंग में हो रहा है एक्सपेंशन, इसीलिए माय डियर 3 से 4 जब थ्रॉटलिंग में लिक्विड फॉर्म में एंटर किया तो ड्यू टू स्लाइट एक्सपेंशन, ड्यू टू स्लाइट एक्सपेंशन हो क्या रहा है कि लिक्विड से जो हो रहा है ना कुछ अमाउंट वेपर में भी कन्वर्ट हो जाता है, ड्यू टू व्हाट, एक्सपेंशन, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर। समझ में आया। इसीलिए मैंने कहा कि थ्रॉटलिंग डिवाइस के बाहर जब रेफ्रिजरेंट आता है तो मिक्सचर फेज में आता है, मैक्सिमम अमाउंट लिक्विड होता है बट कुछ अमाउंट वेपर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि देयर इज एन एक्सपेंशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू व्हाट, लो प्रेशर। समझे बात। नोट देखिए, थ्रॉटलिंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, ये सब बताया। It always results in what, decrease in pressure, so therefore it is called as expansion। और ये क्या है, irreversible adiabatic process। ये सब आपको मैंने बता दिया है इन थर्मो। ठीक है, राइट। नाउ माय डियर, आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की अगर बात करूं, आइडियल, अगेन आई एम टॉकिंग व्हाट, आइडियल। अब मैं आइडियल क्यों बोलूंगा, ध्यान से सुनना। अगर माय डियर आइडियल है तो जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा ना, दैट विल बी व्हाट, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अगर कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में तो आपको अज्यूम करना है क्या, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। माय डियर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब होता है क्या, हाँ, इट शुड बी रिवर्सिबल एडियाबेटिक। मतलब एक तो रिवर्सिबल वर्ड जुड़ गया, एक तो रिवर्सिबल वर्ड जुड़ गया। अब रिवर्सिबल अगर जुड़ गया तो वो आइडियल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि रिवर्सिबल कंडीशन हम अचीव कर सकते हैं क्या, कभी भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए भी मैंने बोला आइडियल। अगर आइडियल वेपर VCRS साइकिल है तो कंप्रेशन कैसा हो रहा होगा, आइसेंट्रोपिक, मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो रहा होगा। अब रिवर्सिबल भी है और एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब है कंप्रेसर के थ्रू कोई भी हीट सराउंडिंग में नहीं जाएगी। और जो 2 से 3 प्रोसेस हो रहा है माय डियर, जो 2 से 3 हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग। समझ में आया। सो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन थ्रू द कंडेंसर। उसके बाद माय डियर 3 से 4 कैसा हो रहा है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। और माय डियर कैसा है प्रोसेस, इरिवर्सिबल है ना, इरिवर्सिबल है। और माय डियर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ना, उनका हमेशा डायग्राम सॉलिड में बनता है कि डॉटेड बनता है, उनका डायग्राम डॉटेड बनता है, ध्यान से, क्योंकि इरिवर्सिबल में एग्जैक्टली पता नहीं होता कि प्रोसेस किस तरीके से होने जा रहा है। समझे, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है इस टाइप के इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें डॉटेड बनाना पड़ता है डायग्राम। समझे, इवन आपको ये चीज दिखेगी TS डायग्राम में। समझे, और मैंने थोड़ा बहुत आपको ये इस बारे में बताया भी था, थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दिया था इन द थर्मोडायनेमिक्स पार्ट। समझे, चलिए। और 4 से 1 भी कैसा प्रोसेस हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, बट दिस टाइम कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन या फिर हीट एब्जॉर्प्शन, कुछ भी बोल सकते हैं। सो कांस्टेंट प्रेशर व्हाट, हीट एब्जॉर्प्शन। समझे बात, चारों प्रोसेस किस तरीके के हो रहे हैं, समझ में आया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस लुक इनटू सम assumptions, राइट। assumption होता है फॉर सिंपल सैचुरेशन साइकिल। ये जो assumption है ना माय डियर, जब मैं assumption बोलूंगा तो assumption किसके लिए, आइडियल सिंपल सैचुरेशन साइकिल। सिंपल सैचुरेशन आपको समझ में आ जाएगा मैं सिंपल सैचुरेशन क्यों बोल रहा हूं। देखिए पहला assumption क्या है कि एंट्री टू द कंप्रेसर, एंट्री टू द कंप्रेसर या फिर एग्जिट ऑफ द इवेपोरेटर कौन सा स्टेट था, स्टेट 1। समझे, वो क्या होगा,
सैचुरेटेड वेपर, ये अजम्पशन है, फिर से सुन लो, ये अजम्पशन है और मैं लिख दे रहा हूं ये अजम्पशन क्या किस केस में होगा, अगर कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में स्पेशली, है ना, तब हमें मानना है सिंपल सैचुरेशन साइकिल। इसीलिए बोलते हैं माय डियर सिंपल सैचुरेशन साइकिल, क्योंकि एंट्री टू द कंप्रेसर या एग्जिट ऑफ द इवेपोरेटर क्या है, सैचुरेटेड वेपर मानते हैं हम। इट इज अज्यूम टू बी व्हाट, सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड, इसीलिए क्या हो जाता है, सिंपल सैचुरेशन साइकिल। ठीक है, चलिए इसके बाद और क्या होता है, और क्या assumptions होते हैं, ठीक है। और माय डियर हाँ, एक और चीज ये भी है कि कंडेंसर के एग्जिट पे भी कैसा होगा, सैचुरेटेड कंडीशन, पर दिस टाइम सैचुरेटेड लिक्विड। ध्यान रहे कंडेंसर के एग्जिट पे क्या होगा, सैचुरेटेड लिक्विड। समझे बात? ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट हियर वेरी केयरफुली। नाउ आई एम ड्रॉइंग टीएस डायग्राम फॉर दिस साइकिल, फॉर दिस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। सिंपल सैचुरेशन साइकिल की बात हो रही माय डियर, अभी सिंपल सैचुरेशन साइकिल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं बना रहा हूं क्या, मैं बना रहा हूं टीएस डायग्राम। समझे? एक बार अगर आप खुद बना सकते हैं तो खुद बनाइए जरूर, और चेक कीजिए आप सही है कि नहीं। चलिए इधर देखिए, उसके लिए आप साइड बाय साइड प्रोसेस भी देखते रहो, है ना, प्रोसेस कैसा हो रहा है। चलिए इसका हम बनाते हैं टीएस, ज्यादा से ज्यादा टीएस यूज होता है, टीएस डायग्राम ज्यादा यूज होता है ना, सॉरी टीएस, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, प्रोसेस का। अब ध्यान से देखना माय डियर, पहला प्रोसेस कौन सा हो रहा है, 1 से 2, है ना, 1 से 2 है ना, और ये किसके अंदर हो रहा है, कंप्रेसर के अंदर, राइट। और कंप्रेसर के अंदर किस स्टेट पे जाएगा, सैचुरेटेड वेपर फेज। समझे? ओके। अच्छा माय डियर, मैंने आपको ये भी बताया कि यहां पर लिक्विड का यहां पर रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए यहां पर बनेगा डोम, इस तरीके से डोम बनेगा। ये कुछ नहीं, क्या है, सैचुरेटेड लाइन है। ठीक है, ओके। सो नाउ एंट्री टू द कंप्रेसर, या फिर मैं बोल सकता हूं एग्जिट ऑफ द इवेपोरेटर, क्या है, सैचुरेटेड वेपर, मतलब वो यहां पर होगा। सो दिस इज स्टेट 1। गॉट द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स? नाउ कैसा कंप्रेशन करा रहे हो आप, आइसेंट्रोपिक, मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी, तो दैट शुड बी व्हाट, वर्टिकल लाइन और नॉट, बिल्कुल दैट शुड बी वर्टिकल लाइन। और जब कंप्रेशन होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है ना। अब जब बढ़ता है तो ये ऐसे जाएगा। इज दैट क्लियर? सो 1 से आप पहुंच गए क्या, 2। ठीक है बात, समझे? राइट। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस 2 to 3 कहां हो रहा है, कंडेंसर में। ये देखो 2 से 3 प्रोसेस अब कहां चल रहा है, कंडेंसर में। और 2 जो है एंट्री टू द कंडेंसर, 3 के एग्जिट टू द कंडेंसर, विच इज अज्यूम टू बी सैचुरेटेड लिक्विड, है ना, सैचुरेटेड लिक्विड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब सिंस कंडेंसर क्या है, इट्स अ हीट एक्सचेंजर ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैंने आपको पढ़ाया था टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसी होती है, याद है? यस, बिल्कुल ऐसे होती ना। पहले तो हम ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, इस तरीके से जाएंगे ना, बस। सो दैट शुड बी व्हाट, 3, क्योंकि कंडेंसर के एग्जिट पे क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड, पहुंच गए। ओके, नाउ लास्ट प्रोसेस, एक प्रोसेस और है, कौन सा, थ्रॉटलिंग। सो 3 से 4 कैसा प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस माय डियर, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और माय डियर थ्रॉटलिंग कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल माय डियर। ठीक है, और इरिवर्सिबल भी कौन सा, एडियाबैटिक। नाउ माय डियर एक चीज बताइए, इरिवर्सिबल को मतलब एंट्रोपी इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज होती ना एंट्रोपी। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से देखना ये वाला प्रोसेस। अच्छा, इस केस में आपको कर्व बनाना है आइसेंथैल्पिक का, कांस्टेंट एंथैल्पी का कर्व बनाना है, बहुत ध्यान से देखना। अब इस केस में क्या है कि एंट्रोपी बढ़ रही है और साथ में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। और माय डियर अगर एक्सपेंशन हो रहा है मतलब प्रेशर कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है माय डियर टेम्परेचर भी तो कम हो रहा होगा ना। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी तो कम हो रहा होगा, बिकॉज इट इज एक्सपेंशन टेकिंग प्लेस। ठीक है ना, इट इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन टेकिंग प्लेस। तो कैसा बनना चाहिए, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी बढ़ रही है। और दूसरी बात माय डियर, इट शुड बी यस डॉटेड, ये भी ध्यान रखना, ये डॉटेड होना चाहिए। तो ये कर्व कुछ इस तरीके का बनता है, ये देखिए, दिस इज इट, राइट। सो ये है 4। एट लास्ट माय डियर 4 से 1 कहां पर पहुंच गया, इवेपोरेटर। अब अगेन इवेपोरेटर कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है माय डियर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन माय डियर
अगेन कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कैसे बनती है, डोम के अंदर तो स्ट्रेट लाइन होती ना, सो दिस वे। सो दिस इज कंप्लीट वीसीआरएस साइकिल, ठीक है, ये है कंप्लीट वीसीआरएस सिंपल सैचुरेशन साइकिल। बात करें तो समझे, ये है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये है कंडेंसर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ये है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, डॉटेड लाइन से बनाया, एंथैल्पी इक्वल टू कांस्टेंट, और एट लास्ट 4 से 1 क्या है, इवेपोरेटर, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। तो दिस इज व्हाट इज टीएस डायग्राम ऑफ वीसीआरएस, सिंपल सैचुरेशन वीसीआरएस साइकिल, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक डायग्राम और बनता है, इसका मैं आपको बना देता हूं, दैट इज व्हाट, पीएच डायग्राम, मतलब प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, ये डायग्राम और बनाते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, क्योंकि आप जब रेफ्रिजरेशन टेबल खोलेंगे ना, एक तो आपको पीएच डायग्राम भी आपको मिलेगा, है ना, पीएच डायग्राम भी आपको मिलेगा। जब आप ग्राफ खोलेंगे ना, तो फॉर डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स आपको पीएच डायग्राम भी प्लॉट मिलेगा। अब बहुत ध्यान से देना, पीएच डायग्राम भी बना रहे हैं। अच्छा, पीएच में भी माय डियर डोम बनेगा, बिल्कुल बनेगा माय डियर, आप कोई सा भी डायग्राम बनाइए, चाहे पीवी भी बनाएंगे ना, तो उसमें भी डोम बनेगा। डोम जहां वहां बनता है जहां जहां फेस चेंज होता है, तो ये बनाया अपन ने डोम। इसका माय डियर डोम कुछ अलग तरीके का होता है, इसका डोम कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, इसके डोम में थोड़ा फर्क है। चलिए अब बनाते हैं पीएच डायग्राम, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगेन 1 कैसा स्टेट है, सैचुरेटेड वेपर, तो सैचुरेटेड वेपर अगेन यहां होगा, सो दिस इज 1, राइट। नाउ अब माय डियर 1 से 2 कैसा प्रोसेस हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी कंप्रेशन, राइट। कंप्रेशन हो रहा है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमें बनाना पड़ेगा प्रेशर इंक्रीज होता हुआ कर्व। माय डियर अगर आपने वर्टिकल बना दिया गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस हो जाएगा, राइट। और इस केस में माय डियर ध्यान से, प्रेशर भी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब माय डियर, अब चूंकि आप जानते हैं एंथैल्पी से फंक्शन ऑफ बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो अगर प्रेशर भी बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली एंथैल्पी भी बढ़ रही है, ऑब्वियस बात है। तो आपको कर्व कैसा बनाना है, कैसा कर्व बनाना है आपको, कांस्टेंट एंथैल्पी। और माय डियर ध्यान से, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसीलिए सॉलिड बनेगा, तो कुछ माय डियर इस तरीके का बनता है, लाइक दिस। सो 1 से 2 ये क्या बनाया मैंने, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। नाउ 2 से 3 माय डियर आप कंडेंसर पे आ गए। कंडेंसर किस पे ऑपरेट होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो माय डियर आपको इसमें नहीं लगता कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो हॉरिजॉन्टली बनेगी, तो ये हॉरिजॉन्टल मैंने बना दिया। कब तक, जब तक आप पहुंच जाते सैचुरेटेड लिक्विड, तो ये पहुंच गए सैचुरेटेड लिक्विड, सिंपल है, राइट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लुक वेरी केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। अब पहुंच गए अपन थ्रॉटलिंग वाले प्रोसेस पे, 3 से 4। माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, बट एक चीज हमें पता है कि कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है। मैंने आपको माय डियर एक चीज बताई थी कि नो डाउट डॉटेड लाइन तब बनती जब हमें नहीं पता होता कि वो कौन सा प्रोसेस है ना, और इरिवर्सिबल में मुझे नहीं पता होता कि कौन सा प्रोसेस है। बट अगर माय डियर बाय चांस मैं कोई ऐसा ग्राफ बना रहा हूं जिसमें मुझे पता है कि वो इसी प्रोसेस से होने वाला है, तब वो डॉटेड बनेगा क्या, नहीं, तब वो सॉलिड बनेगा। जैसे अब यहां देखो, ये माय डियर नो डाउट कि मुझे पता है कि ये प्रोसेस है इरिवर्सिबल, लेकिन मुझे साथ में ये भी पता है कि ये कांस्टेंट एंथैल्पी पे होने वाला है। अगर मुझे पता ही है कि कांस्टेंट एंथैल्पी पे होने वाला है, तब मैं इसको यहां पर माय डियर डॉटेड से नहीं दिखाऊंगा, ये यहां पर सॉलिड लाइन ही बनेगी। और कैसी बनेगी, वर्टिकल बनेगी कि नहीं अब इस बार, बिल्कुल। तो ये मैंने बना दी वर्टिकल, और वो भी कैसी, सॉलिड, डॉटेड नहीं, सॉलिड बनाई है, क्योंकि ये मुझे पता है कि किस तरीके से होने वाला है। ये मुझे टीएस डायग्राम में नहीं पता चल रहा था किस तरीके से होने वाला है, इसलिए मैंने बनाया डॉटेड। तो ये इरिवर्सिबल होते हुए इसलिए डॉटेड बना क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कैसे होने वाला है, लेकिन ये इरिवर्सिबल होते हुए सॉलिड इसलिए बना क्योंकि आई नो विथ फुल सर्टेनिटी कि ये कैसा होने वाला है, इट इज अकरिंग एट कांस्टेंट एंथैल्पी, इसलिए बनाया सॉलिड। दिस टाइम इसमें सॉलिड बना, समझे। इंटरव्यू के लायक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करते वक्त भी बहुत ध्यान रखना, जब आप पीएच बना रहे तो इस केस में ये सॉलिड बनता है, वहीं यहां पर ये डॉटेड बनता है, बहुत ध्यान से। तो ये पॉइंट हो जाएगा 4। अगेन अब इवेपोरेटर 4 से 1 किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ये मैंने बना दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दिस इज व्हाट इज द पीएच डायग्राम ऑफ दिस वी सिंपल सैचुरेशन वीसीआरएस साइकिल। बात समझ आ गई यहां तक, किस तरीके से साइकिल बनाई मैंने, बोथ टीएस एंड पीएच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ, ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। यहां से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू।